मेरी मम्मा को और मुझे मेरी बहना को कुछ भी नहीं थे ला के देते और ना ही पैसे देते थे। और मेरी ना है वो आमना पुप्पो है, उसके ना कोई रिश्तेदार है, उसकी बेटी है। अच्छा। और उसकी बेटी का नाम नूर है और वो कहती है मेरे पापा को कि मैं तेरी इसके साथ शादी करवा दूंगी। और उसने कहती थी जी अच्छा। और उन लोगों ने उन लोगों ने फिर मेरी मम्मा को आके मारा था। सबसे पहले तो इतवार वाला दिन था। इतवार को ना मेरे पापा सुबह सुबह ही झगड़ा कर रहे थे इसी बात से। अच्छा। और फिर किस बात पे झगड़ा कर रहे थे? ये केक वगैरह जी। अच्छा। वहाँ पर केक वगैरह लेकर जाते थे, शवार में पिज्जा ये सारा कुछ लेकर जाते थे नूर जी। के घर में? हाँ अच्छा। उनके लिए अच्छा। उनको खिलाते थे जाकर और हमें कुछ भी नहीं थे देते। इतवार का दिन था, सुबह सुबह ही पापा इन बातों से झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा करके कहीं गए वो लोग, कहीं गए थे पापा मेरे। अच्छा। फिर 2 घंटे बाद आए, 2 घंटे के बाद आके बाइक धोने लग गए और दरवाजा बड़ा खोला था उन लोगों ने, यानी बाइक धोने का नाटक कर रहे थे वो। अच्छा। और मेरी मम्मा ने ना ऊपर ना खाना रखा था और मेरी मम्मा बात कर रही थी मेरी वो आमनानी से, वो भी मेरी खाला लगती है। से बात कर रही थी मामा? जी। अच्छा। और मेरी एक और खाला शायद, उनसे भी बात की रही थी। वो खाला क्या नाम था, इकरा खाला नहीं, रानी खाला। मैं रानी खाला कहता हूँ। अच्छा। तो वो कहते हैं उनसे भी बात की थी। फिर खाना रखा था मेरी मम्मा ने और मम्मा ना ब्लूटूथ पे बात कर रही थी, मैं गेम खेल रहा था साथ। अच्छा। तो मेरी मम्मा ना फ़ोन बंद करके वाशरूम में गई। फिर मेरी मम्मा ने कहा कि हसन जाके हांडी देख लो वो जल ना जाए। मैं हांडी देख के गया, मोबाइल रख के मैं जैसे ही खाना देखने गया, वो रख के मैंने कुर्सी रख के मैं खाना देखने के लिए गया। खाना देखने के लिए जब मैं गया तब मैं मोबाइल रख के गया था और पापा ने उन सबको अंदर बुला लिया, जवेद को, मकसूद को, वैसे उसको सारे लोग सूदा कहते हैं, और जवेद को, पाक खालद को, और मेरा पापा भी बीच में शामिल था, दादी को, इरम पुप्पो को और आमना पुप्पो को। और मेरी एक इकरा पुप्पो है, वो मेरी मम्मा की ना चीखें सुन रही थी फ़ोन पे। वो कॉल पर थी साथ? जी कॉल पर थी। अच्छा। वो लोग ना अपने घर से लकड़ियों के डंडे लेकर आए थे और मतलब आप खाना देखने के लिए गए हो और उन्होंने मामा को मारना शुरू कर दिया? जी। मामा जिसने मामा को मारना शुरू किया, जब आप खाना देखने गए हो, मामा उस टाइम किसी से बात नहीं कर रही थी? नहीं, मम्मा वॉशरूम में गई थी। अच्छा। और मोबाइल मेरे हाथ में था और मम्मा वॉशरूम में थी। अच्छा। और वो सारे लोग ना लकड़ी के डंडे लेकर आए थे और एक सूदा जो है ना वो लोहे का लाया था। और जैसे ही मेरी मम्मा बाहर आने वाली थी ना, उन लोगों ने सबसे पहले तो मोबाइल उठा लिया। मोबाइल उठा के उन लोगों ने मेरी मम्मा के बाल उठा के घसीटा, मेरी मम्मा को मारा, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी मम्मा के मुंह में शराब भी पिलाई। शराब पिलाई है? जी ज़बरदस्ती। शराब आपके घर में थी? वो लोग खुद लेकर आए थे। कौन लेकर आया? सूदा लेकर आया था। हाँ, इरम पुप्पो के शोहर है ना? जी, पुप्पो के शोहर हैं, लेकिन आमना पुप्पो रहती है वहाँ पर। तो इन्होंने मामा को शराब पिलाई है? जी। अच्छा, इन लोगों ने बस ऐसे कि चीखे ना मारे, ताकि 5-6 बजे का टाइम आया था, चीखे ना मारे, इसलिए उन लोगों ने शराब पिलाई थी ज़बरदस्ती। अच्छा। और शराब पिला के मैं आ गया। मम्मा की चीखें सुन के मम्मा ने चीखें मारी थी तब भी, और मम्मा ने चीखें मारी जब मैं आ गया। आके मैंने बचाने की कोशिश की। जब भी मैं बचाने की कोशिश करता था मुझे धक्के मार के, चपेड़े मार के साइड पे फेंक देते थे बार बार जी। और क्या कहते हैं, उन लोगों ने शराब पिला के मेरी मम्मा को मारा, लेकिन फिर भी मेरी मम्मा ने चीखें मारी। 5-6 बजे का टाइम आया था, फिर भी कोई भी नहीं आया। ऊंची ज़ोर से चीखें मारी, कोई भी नहीं था आया मम्मा को बचाने के लिए। जब मम्मा ने चीखें मारी उसके बाद उन लोगों ने सब ने मारा। घंटा वो लोग मारते ही रहे मम्मा को। और फिर उन लोगों ने मेरी मम्मा को कपड़े फाड़ फूड़ के मेरी मम्मा का भी किया था। उन लोगों ने मेरी मम्मा को इतना मार के मेरी मम्मा के कपड़े फाड़ के। तो आपके बाबा भी थे ना? सबने। बाबा ने करवाया था। बाबा ने ये सब किससे करवाया? सबसे करवाया। कितने लोग थे? आदमी कितने थे बेटा? 3 आदमी थे और एक मेरे बाबा थे। और वो जो आंटियां थी आपकी फूफो, वो उधर ही थी? जी, इरम पुप्पो थी, आमना पुप्पो थी और दादी थी जी। और मेरी इरम पुप्पो ने तो मेरी मम्मा के मुंह पे किया था। और उन लोगों ने मेरी मम्मा की बाजू पकड़ी थी। मम्मा की बाजू पकड़ के उन लोगों ने मेरी मम्मा को दाड़ किया था। मेरे सामने ये सारा कुछ करते रहे। सामने आपकी मम्मा के कपड़े फाड़े हैं? जी। और वो सारे अंकल आपकी मम्मा के साथ सब कुछ कर रहे थे और आप देख रहे थे बेटा? आप मैं बचाने की कोशिश करता था। मम्मा जब उल्टी होती थी मम्मा के कमर पे डंडे मारते थे, मुझे भी मारते थे वो लोग। मैं साइड पे हो जाता था और फिर उन लोगों ने मेरी मम्मा वो बहना है ना, बहना के सर पे वो छिलतर वाले डंडे रख रहे, जिसकी वजह से मेरी बहना के यहाँ से सर से खून निकलने लग गया। और फिर मेरी बहना को सोफे पे फेंक दिया। मेरी बहना रोने लगी, मैं भी रो रहा था। मैंने बहना को उठा लिया। सारा कुछ देख रहे थे रो रहा था? जी, मैं देख रहा था, मैं बचाने की कोशिश करता था। और उन लोगों ने मेरी मम्मा के बाल भी काटे थे। बाल काट दिए मामा के? नीचे से भी बाल काटे थे। और बाल ना बीच में से पकड़ के ना बार बार ऐसे एक एक करके खींचे बार बार।
और ये सब कुछ करके आखिरी पे आके उन लोगों ने मेरी मम्मा के एक इधर और एक इधर गद्दी रख के ना मेरी मम्मा के सर के ऊपर ना एक वो गद्दी रख के उन लोगों ने लोहे के डंडों के साथ 10-10 मिनट ज़ोर ज़ोर से मारा मेरी मम्मा को। उसके बाद वो लोग मेरी मम्मा को ऐसे ही बिठा के रखे, इतना उन लोगों ने टाइम वेस्ट किया। उसके बाद आपको कपड़ों के बगैर बिठा के रखा? जी, उन लोगों ने मेरी मम्मा को नहला के फिर दूसरे कपड़े भी पहनाए थे दूसरे। और नहलाया किसने मामा को? उन सब ने, दादी ने, इरम पप्पू ने, आमना पप्पू ने, मकसूद, ये सारे देख रहे थे पास। बाबा, आपके बाबा को शर्म नहीं आ रही थी? नहीं, आपके बाबा उन्होंने को बिल्कुल शर्म नहीं आती है? नहीं, उन्होंने सामने किया था, पापा ने भी किया था मेरी मम्मा के साथ। ये सब कुछ करके मम्मा को बिठा दिया चारपाई पे बिठा के वो लोग 3 घंटे। मामा को होश थी उस टाइम पे बेटा? नहीं, मम्मा को कोई होश नहीं थी, उनको नहीं पता था अब क्या हो रहा है, कौन हिला रहा है, कौन कपड़े बदल रहा है, कौन लिटा रहा है, कौन, मामा को कुछ नहीं पता था? नहीं, कुछ नहीं था पता। उसके बाद उन लोगों ने 3 घंटे पूरे ना वो किया। मेरी मम्मा के जो जेवर है थे, बाकी सारा कुछ, कपड़े, नए कपड़े, मेरी बहना के, मेरे कपड़े, जो मेकअप है था, ज्वेलरी है थी सोने की और आर्टिफिशियल, वो सारा कुछ ले गए। नए कपड़े जो कुछ भी उन लोगों को मिला, जी, जो कुछ भी उन लोगों को मिला वो सारा कुछ ही ले गए, सारा कुछ लेके गए। जब वो लोग फिर एक लंगड़ा आया था ना, लंगड़े ने, उसने मेरी मम्मा के, वो पा खालद है, उसने मेरी मम्मा के पाँव पे ना वो मारा था डंडा, वो भी लंगड़ा है, वो कहता मैं तेनों भी लंगड़ा कर देना, मार के फिर वो लोग लेकर गए किसी हॉस्पिटल से बात कर रहे थे वो लोग। एक का तो मैंने सुना गिलानी, 2 हॉस्पिटल में लेकर गए थे, एक का तो मैंने सुना गिलानी हॉस्पिटल। जी, यहाँ पर उन्होंने मारा हुआ। तो ये हुआ ही कुछ इस तरह से था क्योंकि जिससे हमें पता चलता है कि एक खातून है जो ये क्लेम करती हैं कि इसमें उनके साथ को अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा लोगों ने की है और नज़ीबारकात की हैं, तो उसकी वजह से ये सीनियर लेवल पे काफी ज्यादा इसको सीरियस इंपॉर्टेंस दी गई। जब इसमें इंपॉर्टेंस दी गई तो इसमें कुछ 2-3 एंगल्स सामने आए। पहले इसका एंगल ये सामने आया कि जिस टाइम ऑफ इंसिडेंट पे, जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ है, उसकी एग्जैक्ट वीडियो हमारे पास मौजूद है। ये इंसिडेंट होता है 10:50 के करीब नबीपुरा रोड पर, और यहां से लेकर हॉस्पिटल तक का भी सफर कैमरा से कवर हो जाता है। कैमरा से कवर हो जाता है, कैमरा हॉस्पिटल के अंदर की भी हमारे पास फुटेज मौजूद है, वो भी हमें पता चल जाता है। जब ये दोनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं और मेडिकल भी मौजूद हैं, तो इनिशियल मेडिकल में लिखा आता है कि हेड इंजरी ड्यू टू RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अच्छा, फिर जब मजीद इसको चेक किया जाता है तो वहां मौके पर उसका हस्बैंड, जो कि जिस पे इल्जाम है कि वो ये तमाम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हस्बैंड उस्मान, और जो बच्चा है जो कि इसका प्राइमरी विटनेस बना हुआ है, वो दोनों उधर मौजूद हैं। उस बच्चे के हाथ में अपनी बहन, 6-7 महीने की बहन है वो, जो उसको जाहिर है उसकी माँ मजरूब है, वो उसको लेकर मूव कर रहा है। उसका वालिद और अपनी बीवी को जो है वो इंजर्ड होने के बाद मेडिकल हेल्प दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो हॉस्पिटल में मौजूद है, घंटा डेढ़ ही चलता रहता है। अब ये वक़्त हुआ है 28/9 का। 28/9 से लेकर 7 तारीख तक दरमियान में कोई एप्लीकेशन नहीं आती, खामोशी चलती रहती है, क्योंकि ये इंसिडेंट ही नहीं था, वो अक्सर ऐसी चीज ही नहीं थी। जब 7 तारीख को इंसिडेंट आता है तो क्योंकि औरतों का मामला है, हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, तो हमने पहले इसमें FIR दी, फिर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया गया। अगले ही दिन FIR के अगले ही दिन, जो कि अटेम्प्टेड मर्डर की FIR है, 324 की FIR है, गैंग का जो है वो इसमें 15 की कॉल भी होती है और क्लेम भी होता है। जब ये क्लेम होता है तो जाहिर है इसको तो हर लेवल पर बड़ा सीरियसली लिया जाता है। तो इस पे जब ये चीजें सामने आती हैं, वीडियो मौजूद है, मेडिकल मौजूद है, रास्ता फुटेज मौजूद है, पूरे उस दिन 28 तारीख को, और कोई खातून इंजर्ड होकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से नहीं आती, सिवाय मैडम जन्नत बीबी के, सिवाय मैडम जन्नत बीबी के कोई खातून रोड एक्सीडेंट से इंजर्ड होकर नहीं आती। वाहिद यही खातून है जो उस दिन वहां पहुंचती हैं। इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद भी अगर इसमें कोई मुखालिफ राय है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब ये बाइक खुद ही स्पीड ब्रेकर में मैनेज होकर गिरी है, एक्सीडेंट भी नहीं है, अनबैलेंस होने की वजह से, और वो रोड स्पीड ब्रेकर से तेजी से जाने की वजह से गिरे हैं। तो एक्चुअली क्राइम तो कोई हुआ ही नहीं, जो इनिशियल हमारा असेसमेंट है टेक्निकल बुनियाद पर, क्योंकि वीडियो मौजूद है, आगे मेडिकल मौजूद है, आगे उस हॉस्पिटल की वीडियो मौजूद है। तो ये एक्सीडेंट और इत्तफाकिया एक एक्सीडेंट हुआ है जो उनके हस्बैंड की बाइक चलाते हुए हो गया है। इसमें तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं। तो इनिशियल अभी तो हमारी यहां तक पहुंची है तफ्तीश, जाहिर है इसमें अगर कोई और एप्लीकेशन भी है तो हम प्रोसेस जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास टेक्निकल और मेडिकल एविडेंस ये पॉइंट आउट करता है, जिसमें ये कि बच्चा झूठ तब ना बोले जब वो उस दिन इस तरह का क्लेम हो। जब क्लेम और FIR के दरमियान 9-10 दिन का फासला है तो बच्चा तो हर वो चीज बोलने के लिए तैयार हो जाएगा जो उसके गार्डियंस, उसके केयरटेकर कहेंगे, और इस तरह का पहला हुआ बिल्कुल नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट, जुडिशरी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से वाबस्ता हर बंदा ये समझता है कि आराम से विटनेस ट्रेन हो जाते हैं, तो इसलिए हम फोकिया देते हैं टेक्निकल और मेडिकल एविडेंस को, जो हमारे पास दोनों मौजूद है। अगर तो ये होता का पर्चा तो इस पे ARA एक्ट के तहत
उन पे उल्टा पर्चा हो सकता था। ये इसमें एक कानूनी रास्ता है। दूसरा, इसमें जो एफआईआर गलत कराते हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट का, जुडिशरी का टाइम ज़ाया करते हैं, गलत एप्लीकेशन देके, झूठी है उस पर 182 का तारुक होता है, जिस पे मजिस्ट्रेट साहब फाइन भी करते हैं, उनका रिकॉर्ड भी में आ जाता है कि ये ताकि आइंदा से इस नज़र से देखा जाए। जन्नत केस एक और डोमेस्टिक वायलेंस की बदतरीन शक्ल, बदतरीन एग्जाम्पल, और अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। ये केस अपनी नौयत का अजीब सा केस है, जिसे एक बच्चे के बयान से शुरू किया गया और उसके बाद मुख्तलिफ बयान सामने आए, रिश्तेदारों के भी। उसके अभी हस्बैंड का डायरेक्ट बयान सामने नहीं आया, लेकिन रिश्तेदारों के, नंद के, उनकी वालदा के, खुद जन्नत आज देखा हमने, वो थोड़ा सा बोल नहीं पा रही थी, लेकिन इशारों से बताने की कोशिश कर रही थी। वो भी जल्दी हम टेलीकास्ट करेंगे। अभी इस केस पर बात नहीं की जा सकती ज़्यादा, जब तक कि बिल्कुल एंड तक ये केस ना चला जाए, और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे इसकी रियलिटी भी सामने आ जाएगी। और इसकी तरफ से भी जो इन्वेस्टिगेशंस हुई, उनका जो मौक़िफ़ है वो भी इस वीडियो में है। सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप इस केस को एक डोमेस्टिक वायलेंस के एंगल से ना देखें प्लीज़। डोमेस्टिक वायलेंस एक, अब लगता है कि वो तो एक सॉफ्ट सा एक डांट डपट होती थी जो कभी ससुराल में की जाती थी, कि ठीक है काम ना करने पर बहू को कुछ सुननी पड़ जाती थी, लेज़ी होने पर सुननी पड़ जाती थी, और अगर बहुत स्वेयर हुआ तो फिर मर्डर तक चीज़ जाती थी कि जी चूल्हा फट गया। वो एक स्वेरिटी थी उस टाइम में। लेकिन जो छोटे मोटे होते थे, हस्बैंड ने मार दिया, उसको भी पेरेंट्स दबा देते थे कि ठीक है मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, मतलब बिग रिलेशनशिप, एक वो बड़ा रिश्ता है शौहर का, अगर उसने हाथ उठा भी दिया, एक दो थप्पड़ लगा दिए तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाता था। और यही डोमेस्टिक वायलेंस उस टाइम होता था। नंद के साथ झगड़ा हो गया, सास ने डांट दिया, दैट्स इट। अभी डोमेस्टिक वायलेंस की जो बदतरीन शक्लें सामने आ रही हैं, सच पूछें तो शॉर्टली मैं यही कहूँगी कि मैरिज एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ एग्रीमेंट या रियल, क्योंकि मैरिजेस और निकाह के नाम पर जो ब्लंडर्स हो रहे हैं, जो मिसयूज़ हो रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे को इस्तेमाल किया जा रहा है, जानते बूझते भी और अनजाने में भी, वो ऐसा पहले कभी देखने में नहीं आया, कभी भी नहीं। तो फिर जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उन्हें उसी तरह से फिर फेस भी करना पड़ता है। और ये इंतहाई हमारी सोसाइटी का अगली फेस है कि हम इस चीज़ को कम करने की बजाय जितना शऊर बेदार हुआ है ना ख़वातीन में, उतना ही वायलेंस करने वाले भी आगे गए हैं। और क्राइम इस एंगल से भी देखें कि स्ट्रीट क्राइम, डाका, चोरी, उस चीज़ को कंपेयर करें कि ये जो अब क्राइम हो रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल में हो रहा है, जो घरेलू लेवल पर हो रहा है, बाहर से कोई डकैती होती है, 2, 3, 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं या एक चोर इन्वॉल्व होता है। जब डोमेस्टिक वायलेंस एक लॉन्ग टर्म पीरियड में होता है, एक लॉन्ग पीरियड पर वो मुहित होता है, और ऊपर से उसमें पूरा ख़ानदान शामिल होता है, सब मिले हुए होते हैं। एक खातून के ऊपर तशद्दुद करने के लिए सब मिले हुए होते हैं। लेकिन हर जगह ये नहीं है कि ससुराल गलत है या औरत ही विक्टिम है। अब इतनी चालाकी आ गई है ख़वातीन में भी, ये इतना वो इस चीज़ को सह चुके हैं, एक दूसरे के साथ बर्दाश्त कर चुके हैं, एक दूसरे के अगली फेसेस को देख चुके हैं लोग, कि वो जैसे वो दूसरे उन्हें ट्रीट करते हैं वो वैसे ही अब उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। मतलब उससे भी बदतरीन शक्ल अब ख़वातीन की भी सामने आई है, उनकी फैमिलीज़ की सामने आई है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इस केस को सिर्फ़ और सिर्फ एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस ना समझा जाए, इसको 2 एंगल्स से देखा जाए। एक तो क्राइम्स क्या वो सिर्फ बाहर तक महदूद हैं, या ये जो घरेलू लेवल पर अब क्राइम्स हो रही हैं, और कितनी स्वेरिटी आ गई है इसमें। अच्छा, पुलिस ने भी ये बात की, कई लोगों ने भी ये बात की कि बच्चा क्यों इन्वॉल्व किया गया इस केस में, बच्चे से क्यों स्टेटमेंट्स लिए गए, बच्चे से क्यों बात की जा रही है, बच्चे को क्यों शो करवाया जा रहा है। कि एंकर भी जिन्होंने प्रोग्राम किया था वो भी इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे, और मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जब चीज़ें ही बच्चों के सामने हो रही हैं, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा फसाद मारपीट तशद्दुद बच्चों के सामने हो रहा है। सबसे पहले तो बच्चे फेस करते हैं इस चीज़ को। जब आप हर चीज़ बच्चा देख रहा है तो वही तो बताएगा आपको, वही तो आपका गवाह है। वो सारा दिन की रूटीन देख रहा है पेरेंट्स की,
और कुछ ये भी बात है कि उसको अगर कोई एक पेरेंट मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, उसके भी ज़ेर असर होकर बयान दे सकता है या बात कर सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये सिर्फ बयानात के ऊपर नहीं, इसकी प्रॉपर इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए जो जदीद तरीके से हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट्स हैं, उसका जो डॉक्टरी रिपोर्ट है, डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो हर चीज़ क्लियर कर देती हैं, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। CCTV फुटेजेस हैं और इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि आप मतलब किसी भी केस को सॉर्ट आउट करने में टाइम ही नहीं लगता, फ़ौरन इमीडिएट हो जाता है। साइकेट्रिस्ट हैं जो बच्चे को चेक कर सकते हैं, उसका बता सकते हैं कि ये कहाँ बच्चा किस हद तक इसके साथ प्रॉब्लम में था या उसने क्या देखा। तो एक्चुअली विक्टिम्स तो बच्चे होते हैं, वही सब कुछ देख रहे होते हैं। अगर वही नहीं बताएंगे तो कौन, क्या सासू माँ बताएंगी या बहू या शौहर, उनमें से कौन गलत है कौन दुरुस्त है कौन बताएगा। हर घर में के अंदर तो CCTV फुटेज नहीं लगा पा, हर घर में क्राइम हो रहा है, हर घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कहीं छोटा और कहीं बड़ा, लेकिन हो रहा है।